फायर पे। सो नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज हम बात करने वाले हैं कंडीशंस रिलेटेड टू मैरिज की। अगर हम लोग बात करें कि एक वैलिड मैरिज कब मानी जाएगी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग, तो हमें ये 5 कंडीशंस जो कि आज हम इस सेक्शन के सेक्शन 5 में पढ़ने वाले हैं उनको याद रखना होगा। उनके अकॉर्डिंग अगर इनका वायलेशन होता है तो वो मैरिज वैलिड नहीं कहलाती है, और अगर इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए कोई मैरिज प्रोसीड करती है तो वो एक वैलिड मैरिज मानी जाती है। अच्छा सर, ठीक है, तो अब तो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि ये जानना कितना इंपॉर्टेंट है। जब हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं तो अगर एक वैलिड मैरिज ही नहीं हुई तो आगे की चीजें कैसे मालूम पड़ेंगी, यानी हम लोगों को डिवोर्स वगैरह बहुत चीजें पढ़नी है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें वैलिड मैरिज की तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है मोनोगैमी अंडर हिंदू मैरिज लॉ। देखो, हिंदू मैरिज में अगर हम बात करें तो क्या कहा गया है कि जब तक आपकी दूसरा स्पाउस, ठीक है, लिविंग है तो उस टाइम तक आपको दूसरी मैरिज करने की अलाउंस नहीं है। यहां पे मुस्लिम लॉ से ये स्थिति बिल्कुल भिन्न है। वहां पे एक साथ एक पुरुष को कई शादियां करने का अलाउ होता है, लेकिन अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो ऐसा नहीं है। अगर किसी एक स्पाउस के जीते जी, ठीक है, उससे बिना डिवोर्स लिए आप किसी और से शादी करते हैं तो आप पे बाइगमी ऑफेंस, जो कि आईपीसी के अंदर हमारा है, उसके अंदर आपको चार्ज किया जाएगा। साथ ही साथ आपकी वो मैरिज भी वॉइड होगी। ठीक है। सो अगर हम बात करें मोनोगैमी में, यहां पे हमारी कुछ ऐसी कम्युनिटीज पहले होती थी। देखो, तुम लोग कहोगे कि अभी तो चलो मुस्लिम, लेकिन पहले भी क्या जरूरी है कि हिंदूज में ऐसा होता ही नहीं था? नहीं जी, पहले ऐसा नहीं था। सिचुएशन क्या है कि थियास ऑफ साउथ मालाबार और हिमाचल प्रदेश में और भी कई जगहों पे ऐसा कई ऐसी कम्युनिटीज हैं जहां पे पॉलीएंड्री भी, पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी, ये सब चीजें प्रेवलेंट थी। बट विद टाइम जो सोसाइटी के फेवर में रहा, लॉस उसके अकॉर्डिंग मोल्ड होते चले गए, और आज की सिचुएशन जो है वो सेक्शन 5 में फर्स्ट क्लॉज में दी गई है कि नीदर स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, नीदर स्पाउस, किसी भी इंसान की अगर स्पाउस जिंदा है तो उसकी वो दूसरी मैरिज वॉइड हो जाएगी। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? अच्छा, तुम लोगों को अभी मैंने एक बात बोली कि पहले ये चीजें हो जाती थी। तुम्हें लोगों को पता होगा पहले राजा महाराजाओं की भी कई बीवियां हुआ करती थी, आज ऐसा नहीं है। तुम्हें रीजन समझ में आता है क्यों? देखो, पहले ऐसा था कि मेल्स जो है, मेल्स, उनकी संख्या कंपैरेटिवली फीमेल्स से काफी कम थी। कारण मेल्स बाहर जाते थे, लड़ाई करते थे, है ना, और भी श्रम वाले कार्य करते थे, जिससे कई दफा उनकी मृत्यु बीवी से पहले हो जाती थी। बल्कि मोस्टली क्या होता था, वाइफ्स घर पे रह रही हैं, बच्चों का ध्यान रख रही हैं, फील्ड का ध्यान रख रही है, प्रॉपर्टी का ध्यान रख रही है, ये सब चीजें हो रही हैं, है ना। सो इस वजह से और दूसरी चीज, उस टाइम सोसाइटी ऐसा एक्सेप्ट नहीं करती थी कि जो फीमेल्स हैं वो विदाउट द प्रोटेक्शन ऑफ एनी मेल अगर रहेंगी तो उनको उनका एक्सप्लॉयटेशन बड़ा आसान था, बड़ा बहुत ही इजी था। तो उस वजह से एवरी वुमेन नीडेड प्रोटेक्शन। सो ड्यू टू लेस नंबर ऑफ मेल्स, मोर फीमेल्स मैरिड दैट पर्टिकुलर पर्सन। एक इंसान की 3 बीवियां, 4 बीवियां, 5 बीवियां, ठीक है। सो वो चीजें अब नहीं है। इस वजह से आज की तारीख में सिचुएशन कुछ और हो चुकी है। तुम्हें समझ में आ रहा है? लॉज जो है वो सोसाइटी की प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। ये तुम्हें एक जीता जाता एग्जाम्पल मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें क्लॉज 2 की, तो वो बात करता है मेंटल कैपेसिटी। यानी कि अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति मैरिज के लिए कैपेबल है या नहीं है, उस बात की पुष्टि इन 3 पॉइंट से होगी। दैट इज फर्स्ट, वेदर ही इज केपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट फॉर द मैरिज। क्या उसकी स्वयं इच्छा से हो रहा है? अगर वह इच्छा देने योग्य नहीं है तो वो मैरिज अगर करवा दी जाती है तो वो एक वॉइड मैरिज है। सेकंड पॉइंट, भलो वो केपेबल हो कंसेंट देने के लिए, ठीक है, मे बी दैट पर्टिकुलर पर्सन इज केपेबल ऑफ गिविंग द कंसेंट, बट देन ऑल्सो इफ द स्पाउस इज नॉट केपेबल ऑफ फुलफिलिंग मैरिज ड्यूटीज लाइक प्रोक्रिएशन
and handling of the house stuffs and every duty which is related to marriage, then also that marriage will be not considerable. ठीक है? So may be capable for the consent but unfit for marriage and procreation of children. एक ऐसे एक केस आता है जिसमें क्या होता है कि वाइफ से मैरिज होती है, ठीक है, तो बाद में जो सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं और जिससे घर का ध्यान रखना हुआ और फैमिली का ध्यान रखना हुआ, इन सब चीजों से वाइफ जो है इनके बारे में अवेयर इन द सेंस वो इन सब चीजों को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रही थी कि ये चीज जरूरी है, इनका करना ऐसे ऐसे, मेरी शादी हो चुकी है. सो द कोर्ट सेड दैट पर्टिकुलर पर्सन वाज ऑफ अनसाउंड माइंड एट दैट मैरिज वाज हेड वाइड. ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट. क्लॉज सी की बात करें, सब क्लॉज सी की बात करें अगर हम, तो सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, वही एपिलेप्सी, इंसैनिटी के झटके, इस ये भी अगर चीज होती है तो भी इंसान को अनफिट माना जाता है मैरिज के लिए. ठीक है, सो हमने 2 पॉइंट 2 सबसेक्शंस कवर कर लिए सेक्शन नंबर 5 की, जो कि हमारा कंडीशंस ऑफ मैरिज चल रहा है. नेक्स्ट अगर हम बात करें एज ऑफ मैरिज की, तो अगर एक पर्टिकुलर एज पे नहीं पहुंचा है इंसान, उससे पहले उसकी शादी कर दी जाती है, तो वो चाइल्ड मैरिज के अंदर आ जाएगा. तो एज क्या है सर? एज है ब्राइड ग्रूम के लिए 21 साल और ब्राइड के लिए 18 साल. ये सबको पता है, बट द पॉइंट वाज मेंशन्ड, सो आई नीडेड टू टेल यू. ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं होता है तो सजा मिलेगी आपको प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के हिसाब से. इसमें प्रोविजंस हैं जो कि हमको अभी पढ़ना नेसेसरी नहीं है, बट आई थिंक फॉर यू टू नो आई शुड हैव टोल्ड यू, तो मैंने तुमको बता दिया. ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करें डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, जो कि हमारा 4th पॉइंट है, अगर ये जो मैरिज हुई है वो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बता रखा है एक सेपरेट वीडियो में, अगर उसके अंतर्गत है तो एक वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी. सिमिलर इज आवर 5th पॉइंट, सपेंडा रिलेशनशिप. इसके बारे में भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, देखो जाके, क्योंकि देखो यार ये अपने आप में एक बड़े बड़े टॉपिक है ना. इसको सेक्शन के अंदर एक सिंगल लाइन में एक्सप्लेन कर दिया गया कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बंदा सपेंडा रिलेशनशिप में हो, और हो भी तो कस्टम और यूसेज के हिसाब से अगर वो मैरिज चलती आ रही हो तो उसको वैलिड माना जाएगा. तो ये सारी बातें सपेंडा से रिलेटेड, ये सारी बातें डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप से रिलेटेड मैंने इसीलिए अलग एक वीडियो बनाई ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए. सो सेक्शन 5 में अगर हम बात करें तो ये 5 पॉइंट थे. इन 5 पॉइंट को मैंने मेन हेडिंग के अंदर डिवाइड कर तुम्हारे लिए. तुम्हें वो चीजें याद रखने में बहुत आसान लगेगा. तुम ये पॉइंट जो ये ब्लू से लिखा हुआ है, केवल इसको याद रख लो तो तुमको ये सेक्शन याद रहेगा. ठीक है, सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, हाँ मत करना.